हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 29, 2021 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। बट बिफोर दैट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट the CLAT 2022 application window is going to open on January 1st and exam is in May. So candidates who are want to apply for CLAT, they can apply for this exam by visiting the official website of the Consortium of National Law Universities, that is consortium of nlus.ac.in. So the window is going to open from January 1, which is important date, so please take a note of it. Now आज के न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। तो आज का न्यूज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमने कल किया था न्यूज़, उसी का कंटिन्यूएशन है। आज जो बहुत ज़्यादा फोकस है वो कोविड-19 के जो न्यू वैक्सीनेशन पॉलिसीज़ आई हैं उसके ऊपर भी है। उसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द वैक्सीन्स एंड द पिल्स फॉर कोविड-19, तो आज हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एंड देन मूविंग फर्दर, we will do in detail the health index which was released by Niti Aayog, that where Kerala has stopped. So we will have we will have information on that, and then some important news from foreign affairs and from economic section, and then also from the sports section. So let's start the news. So द फर्स्ट इज़ दैट ऑलरेडी हम अगर इंडिया के कोविड-19 पॉलिसी की बात करें तो 3 वैक्सीन हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। वन इज़ कोविशील्ड, देन कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक 5। सो कोविशील्ड वी ऑलरेडी नो दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक, एंड स्पुतनिक 5 इट इज़ द रशियन मेड वैक्सीन। सो ये 3 वैक्सीन हम पहले यूज़ कर रहे थे। अब जो है 2 वैक्सीन और एक ड्रग जो है इट हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला हम देखते हैं कोर्बेवैक्स, उसके बाद कोवोवैक्स, और फिर जो हम पिल्स की जो बात कर रहे हैं नाउ विच हैज़ गॉट द एमरजेंसी यूज लाइसेंसिंग, उसका नाम है मोलनूपिरावीर। तो हम पहले कोर्बेवैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कोर्बेवैक्स के बारे में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। सो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई। सेकेंड, ये कौन से टाइप का वैक्सीन है, जैसे कि हमने किया था कि ज़ाइकोव डी जो है वो डीएनए वैक्सीन है। उसके बाद जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन होते हैं, ये जो होते हैं वैक्सीन, ये इनएक्टिवेटेड वायरस के थ्रू बनाए जाते हैं। बट कोर्बेवैक्स इज़ अ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। उसके बाद कोवोवैक्स, तो कोवोवैक्स जो है इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, and it is a nanoparticle based vaccine. So these are the important information. Again हम कोर्बेवैक्स के पास आते हैं। So कोर्बेवैक्स जो है it is being co-developed by Biological E, the Baylor College of Medicine in Houston, US, and the US company Dynavax Technology. So this is the information about कोर्बेवैक्स, very important information. अब similarly कोवोवैक्स का information हम लेते हैं। कोवोवैक्स वैक्सीन जो है it is being produced by the Serum Institute of India, बट इसकी जो लाइसेंस है वो एक यूएस बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है नोवोवैक्स, उसके पास है। ओके, इसमें से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स में से किसको एमरजेंसी यूज़ लाइसेंसिंग मिल चुकी है, तो इसमें से कोवोवैक्स को ऑलरेडी द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमरजेंसी यूज़ लाइसेंस दे गया है, एंड देन इट विल बी द पार्ट ऑफ कोवैक्स इनिशिएटिव। कोवैक्स इनिशिएटिव, it is the initiative led by World Health Organization, Gavi and CEPI for supplying vaccine to the other countries where vaccine is not being produced. So under COVAX initiative, at least 40% of the world is supplied the vaccine on the priority basis. अब हम थर्ड ड्रग के पास आते हैं जिसका नाम है मोलनूपिराविर। तो मोलनूपिराविर जो है ये वैक्सीन नहीं है, ये ड्रग पिल है, ठीक है। एंड इट इज़ फॉर ट्रीटिंग दी माइल्ड एंड मॉडरेट डिजीज़ एंड इट इज़ वेरी इजी टू एडमिनिस्टर। तो इसको अप्रूवल जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक नहीं दिया है, बट यूएस में इसको अप्रूवल मिल चुकी है। यूएस में द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी गिवन अप्रूवल टू इट। नाउ इंडिया में देयर विल बी 13 कंपनीज हु विल बी मैन्युफैक्चरिंग दिस मोलनूपिराविर। नाउ द नेक्स्ट इज एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है अबाउट दी मोलनूपिराविर।
सो रिसेंट स्टेटमेंट में यूएस एफडीए दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि थोड़ा कॉशन के साथ ही मोलनूपिराविर देना चाहिए क्योंकि इट वर्क्स बाय इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक एरर इन द वायरस. ओके, so it has to be given with caution and it should be given only in certain cases where the other form of treatment is not showing the result. Okay, now Cipla जो है इंडियन कंपनी है, it is going to launch molnupiravir under the brand name Cipmolnu. Now we will do this again. We will try to cover all the news related to COVID-19 because it is very important. उसके बाद है कि अभी तक 6,358 न्यू कोविड-19 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड. उसके बाद 75 कंफर्म्ड केसेस हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के. महाराष्ट्र में अभी तक कोई नया केस नहीं रजिस्टर हुआ है, बट देयर हैज़ बीन अ शार्प जंप इन केसेस इन गुजरात. द नेक्स्ट इज अबाउट द बायोलॉजिकल ई. सो वी ऑलरेडी नो कोर्बेवैक्स जो है इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय बायोलॉजिकल ई विच इज़ बेस्ड इन हैदराबाद. इसका जो एम है इट इज़ टू produce at least 100 million doses by the end of February. Now the next is जैसे कि हमने वैक्सीन पॉलिसी कल किया था, एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ. जो चिल्ड्रन है फ्रॉम 15 to 17 एज ग्रुप उनका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग द वैक्सीन फ्रॉम जनवरी 3rd. इनके लिए कोवैक्सीन जो है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द भारत बायोटेक वो एप्लीकेबल है. उसके बाद पहले था कि हेल्थ लाइन वर्कर्स को ऑन दोज हु आर अबव द एज ऑफ 60 विद कोमॉर्बिडिटीज़ उनका जो वैक्सीनेशन है इट विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 10. देन द सेंटर हैड सेड दैट पीपल हु आर ओवर 60 विद कोमॉर्बिडिटीज़ दे रिक्वायर अ सर्टिफिकेट फॉर थर्ड डोज, बट नाउ दैट कंडीशन हैज़ बीन डन अवे विद. नाउ दे डू नॉट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेट फॉर टेकिंग द थर्ड डोज ऑफ वैक्सीन. यहाँ पे हम एक एडिटोरियल में भी पढ़ेंगे कि बहुत ही अच्छा एडिटोरियल आया है कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड फॉर द बूस्टर डोजेज इन इंडिया. द नेक्स्ट इज अबाउट द FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2010 में विच रिक्वायर्ड ऑल NGOs टू फाइल देयर रिटर्न्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड अगेन जो उनकी फॉरेन फंडिंग थी दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. और जो वो खर्चा करते हैं वो उसी हेड के अंदर खर्चा करेंगे जिसमें उन्होंने फॉरेन फंड को लिया है. फॉर एग्जांपल इफ सम NGO हैज़ गॉट द फॉरेन फंड फॉर एजुकेशन देन दे हैव टू स्पेंड देयर मनी इन एजुकेशन सेक्टर ओनली. ओके, तो यहाँ पे जो ये इशू है, यहाँ पे इशू ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो फॉरेन फंड है फॉर मिशनरीज ऑफ चैरिटी उसको जो लाइसेंस को रिन्यू करने से मना कर दिया है. यहाँ पे कल उन्होंने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि देयर वाज सम एडवर्स इनपुट्स विच वर नोटिस्ड. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि देयर वाज इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट बाय द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. और उन्होंने कहा था कि रांची में ट्रैफिकिंग देखा गया है, देन इन सम अदर ब्रांचेस कन्वर्जन भी देखा गया है. ओके, बट अब गवर्नमेंट कह रही है कि देयर वाज ऑडिट इरेगुलरिटीज बिकॉज ऑफ विच the renewal of FCRA has been denied. There are many NGOs जिनका अभी रिन्यूअल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा करना बाकी है. नाउ द नेक्स्ट इज द ग्लोबल केसेस ऑफ कोविड-19. तो अब तक जो ग्लोबल केसेस है, अब तक जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग हुई है ग्लोबल केसेस का, दैट इज़ 1.45 मिलियन कोविड-19 केसेस हैज़ बीन रिकॉर्डेड. अब अभी तक जो था डेल्टा वेरिएंट इट वाज द डोमिनेंट वेरिएंट, पर हम देखेंगे कि बहुत ही कम टाइम में ओमिक्रॉन का जो वेटेज है दैट इज़ नाउ अराउंड 60% ऑफ ऑल सैम्पल्स विच हैव बीन एनालाइज्ड. सो इट मीन्स दैट दिस ओमिक्रॉन विच हैज़ अराउंड 50 म्यूटेशंस, उसमें से 32 म्यूटेशंस तो स्पाइक प्रोटीन पे ही है. तो दैट्स वाई द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ दिस वेरिएंट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू डेल्टा विच ओनली हैज़ 3 म्यूटेशंस. कमिंग टू द डिफेंस, एक बार फिर से डिफेंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है. तो यहाँ पे जो कुछ न्यूज़ है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसे लॉन्च किया. तो हम पहले से ही जानते हैं कि 4 धाम प्रोजेक्ट विच इज़ इन उत्तराखंड उसको सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है. अब ये सेकेंड न्यूज़ है अबाउट दी 24 ब्रिजेस. तो 24 ब्रिजेस को अनवील किया गया. 9 आर इन जम्मू एंड कश्मीर, 5 इन लद्दाख हिमाचल प्रदेश, 3 आर इन उत्तराखंड एंड 1 इज इन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. ओके, अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए
that is about the inauguration of India's first indigenous class 70 140 feet double lane modular bridge. इसको 11,000 के फीट के हाइट पे बनाया गया है. कहाँ पे? फ्लैग हिल, डोकला, सिक्किम. एंड चुश्मा डेमचोक रोड एट उमलिंगला पास, दैट इज एट द 19,000 फीट इन लद्दाख. ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट इज अबाउट द ECWCS. ECWCS क्या होता है? इट इज़ द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम. ओके, यहाँ ये DRDO ने इसको बनाया है एंड दिस हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू द इंडियन कंपनीज टू मैन्युफैक्चर फॉर इंडियन आर्मी फॉर ऑपरेशंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज लाइक सियाचिन ग्लेशियर, देन इंडो चाइना बॉर्डर एक्सेट्रा. पहले हम इसको इंपोर्ट करते थे, बट अब क्योंकि इसे DRDO ने डेवलप किया है, सो देयर इज़ नो नीड टू इम्पोर्ट. अब व्हाट इज़ द हाईलाइट ऑफ ACWS? सो अगर हम हाईलाइट देखेंगे, सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड थर्मल इंसुलेशन, then physiological comfort based on the insulation required at various different climatic conditions. उसके बाद इसमें लेयर कितने हैं? इसमें टोटल 3 लेयर हैं to provide the thermal insulation, and it can provide thermal insulation ranging from +15 to -50 degree Celsius. The next is about the Apatani textile product. अब देखिए फ्रेंड्स, ये टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्लैट में भी आ सकते हैं, एलेट में भी आ सकते हैं. दे कैन आस्क यू that Apatani textile product is found in which states of India? So it is found in Arunachal Pradesh. तो Apatani textile है, it is found in Arunachal Pradesh. वहाँ पे एक ट्राइब है that is called as Apatani tribe which lives in in Subansari district of Arunachal Pradesh. वहाँ पे they manufacture this Apatani textile. Apatani textile का highlight क्या है? That it is known for its geometric and zigzag pattern and for its angular design. उसके बाद they weave many type of shawls which is known as Jagjiro, Jilan और jacket are called as Supantari. Now what is the process? Now देखिए जो GI टैग होता है उसका मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब कि कोई जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है उसको यहाँ पे प्राइम इम्पोर्टेंस मिलता है. सो व्हाट इज़ द स्पेशलिटी यूज्ड इन दिस अपटानी प्रोजेक्ट टेक्सटाइल? तो यहाँ पे जो है लीव्स और प्लांट रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग दी ऑर्गेनिक डाई विच इज़ यूज्ड फॉर डाइंग दी कॉटन यार्ड्स. नाउ अगेन दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट कैन कम दैट रशियन कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड अ शट डाउन ऑफ राइट्स ग्रुप. So what is the name of that rights group? So the name of that right group is Memorial, which was already declared a foreign agent in 2016. Okay. Now what is Memorial? So see, Memorial, it is the international human rights group that has carried on too many studies on political repression in Soviet Union. It has now 50 smaller groups in Russia and abroad. अब इसको शट डाउन करने के लिए क्यों कहा गया है रशियन कोर्ट में? बिकॉज इट हैज़ बीन सेड इन द कोर्ट, चार्ज लगाया गया है इसके ऊपर कि दैट इट क्रिएट्स अ फॉल्स इमेज ऑफ द USSR एंड USSR इज कंसिडर्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट. द नेक्स्ट इज US रशिया टॉक इन अर्ली जनवरी इन जिनीवा. तो जैसे कि हम बहुत दिन से न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि रशिया हैज़ ऑलरेडी बिल्ड अप अ ट्रूप ऑन द यूक्रेन रशिया बॉर्डर. Then Russia wants that the NATO should not endanger Russia because Ukraine is the member of NATO. So Russia considers that since Ukraine is the member of NATO, so it is in the always in the danger of perpetual threat. So now to dissuade the tension between US and Ukraine and Russia, so US and Russia they have agreed to talk in early January in Geneva. Now coming to the important news from the space. चाइनीज स्पेस स्टेशन हैज़ क्लोज शेप विद एलॉन मस्क सैटेलाइट. तो यहाँ पे क्या हुआ कि बीजिंग ने कहा है कि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि द स्पेस सेंटर ऑफ चाइना हैज़ अ क्लोज एनकाउंटर विद द एलॉन मस्क स्पेस एक्स. तो यहाँ पे है कि स्टारलिंक करके एक सैटेलाइट है, उससे काफ़ी उसका क्लोज शेप हुआ, मतलब कि काफ़ी दोनों नज़दीक आ गए थे और टकराव की वहाँ पे चांसेस थे. सो विच वुड हैव एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स हु आर इन द स्पेस स्टेशन दैट इज कॉल्ड एज तियांगोंग 1. फ्रॉम इकोनॉमिक्स देयर इज़ वन न्यूज़ अबाउट द RBI विच फ्लैग्स दैट बैंक्स कैपिटल बफर नीड्स. तो मैं इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ.
इंडिया में अभी भी अगर हम देखेंगे सो आरबीआई इज़ फॉलोइंग द एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब रेपो रेट को अभी भी बढ़ाया नहीं गया है, इट हैज़ बीन केप्ट एट 4%. नाउ इफ यू विल जस्ट सी द अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन, so there is definitely increase in input prices. This is one of the upside risk. Okay, then supply bottlenecks. देन अगर हम फूड की बात करें तो वेजिटेबल प्राइसेस तो वो इंक्रीज हो सकता है. सो देर इज़ अ चांसेस दैट इन्फ्लेशन में गो हायर दैन द 4%. एक बार अगर इन्फ्लेशन 4% को ब्रीच करता है, सो आर बी आई हैज़ टू थिंक टू follow the different type of policy which is called as restrictive monetary policy. Now what is restrictive monetary policy? Restrictive monetary policy is a policy in which RBI tries to reduce the money flow in the economy, but still in spite of WPI inflation more than 12% and CPI more than 4%, RBI is still following the accommodative monetary policy, mainly because the private final consumption expenditure is still below the pre-pandemic level. Now in order to improve the private final consumption expenditure, we have to focus on private investment and jobs. Now ये private investment के लिए हमें बैंक्स को काफ़ी कैपिटल देना होगा. मीन्स बैंक्स दे शुड कम फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी. सो बैंक शुड हैव द कैपिटल बफर to increase the investment in the economy just to raise the private final consumption expenditure. The next is about the inflation indexed annuities. तो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही है. जो इंश्योरेंस सेक्टर के जो रेगुलेटर हैं उनको उसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद. नाउ सी ओवर हियर देयर इज़ अ बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व दैट इज़ कॉल्ड एज कि अगर इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो जो रियल इनकम है वो डिक्रीज होगा. फाइन. सो व्हाट हैपन्स, सपोज दैट समबडी इज गेटिंग पेंशन. तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो पेंशन का जो रियल वैल्यू है दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वन थिंग इज दैट लिंक दिस पेंशन विद इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड एन्युइटीज़. मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो पेंशन का जो अमाउंट है वो इन्फ्लेशन के रेट के साथ बढ़ता रहेगा. तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो रियल इनकम है वो डिक्रीज नहीं होगा. नाउ द नेक्स्ट इज कि अकॉर्डिंग टू ICRA द GDP इज गोइंग टू ग्रो 9% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू कि व्हेन RBI अनवील्ड इज मॉनेटरी पॉलिसी फ्यू डेज बैक, तो RBI ने भी GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन रखा था फाइनेंशियल ईयर 2022 का. वो ग्रोथ प्रोजेक्शन कितना है? प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. नाउ फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. उसमें से R अश्विन भी एक हैं. बिसाइड R अश्विन, इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट, दैन न्यूजीलैंड के पेसर काई जेमिसन और श्रीलंका के ओपनर दिमुथ करुणारत्ने, दे आर हैव बीन कंसिडर्ड फॉर द ICC Test cricketer. They have been shortlisted for the ICC Test Cricketer of the Year. Now friends, coming to the editorial. So important editorials मैं आज डिस्कस करता हूँ. पहला जो important editorial है वो है COVID-19 वैक्सीन पॉलिसी में. So this article is based on that what should be the prudent approach for vaccination policy in India. तो अगर इस आर्टिकल का जो सेंट्रल थीम है दैट इज़ डिस्कसिंग द प्रूडेंट अप्रोच ऑफ वैक्सीनेशन पॉलिसी इन इंडिया. तो जैसा कि मैंने फर्स्ट पेज पे भी डिस्कस किया कि चिल्ड्रन के लिए भी अब वैक्सीनेशन है, जो 60 के ऊपर है उनके लिए भी वैक्सीनेशन है, और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए भी अब वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ बूस्टर डोज. उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इस डिसीजन से कितने नए लोग हैं जिनको वैक्सीन लगने वाला है. सो इफ़ यू विल जस्ट रीड दिस लाइन दैट 7.5 crore children will become eligible for the primary vaccination, 3 crore healthcare and frontline workers and 10 crore elderly people. Now friends, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने December 31st टारगेट भी रखा था where all the eligible persons for vaccination will receive the 2 dose of vaccine. But still अगर हम देखेंगे तो सेकेंड डोज जो है वो अराउंड 80% है, 70% के ऊपर है, और जो फर्स्ट डोज जिन्होंने लिया है दैट इज़ अराउंड 90%. सो अभी भी
there are people who still have to be vaccinated. Second is that now since this much of new addition has been made in the vaccination policy, so we have to ensure the supply of the vaccine for this group of people. Second important चीज़ है कि लेट्स टॉक अबाउट कोवैक्सीन. तो चिल्ड्रंस के लिए सिर्फ कोवैक्सीन ही अलाउ किया गया है फॉर द प्राइमरी वैक्सीनेशन. सो वी हैव टू एंश्योर दैट कोवैक्सीन इज़ अवेलेबल इनफ सो दैट इट टेक्स केयर ऑफ द न्यू एडिशन. सेकेंड, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहले से कोवैक्सीन ले चुके हैं तो वो भी कोवैक्सीन ही लेना चाहेंगे. सो हियर द कोवैक्सीन का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हमें अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी. Now what are the other steps which we should take for making the vaccine policy very good in India? So if you will just start discussing. So यहाँ पे जो first जो comment कर रहा है author वो ये कह रहा है कि there are enough evidence available which shows that the vaccine which has been now made the booster dose which is now only available for people above 60, okay, but in future it should be made available to all, especially those who have compromised immunity. The second is कि जो हमारा थर्ड डोज होना चाहिए या बूस्टर डोज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए. सो बेस्ड ऑन द लैंसेट स्टडी इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम what we have already taken. For example, Covishield or Covaxin जो है they are based on inactivated strain, but according to Lancet study the vaccines should be different from what has been taken earlier. So either it should be mRNA वैक्सीन और प्रोटीन वैक्सीन. तो अगर हम जैसे देखेंगे कि हमने अभी फर्स्ट पेज पे पढ़ा कि कोर्बेवैक्स इज़ अ प्रोटीन वैक्सीन. सो कोर्बेवैक्स को जल्दी से यूज़ में लाना चाहिए एंड कोवोवैक्स को भी, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल फॉर द बूस्टर डोज इन इंडिया. हमें जो हमारी पेंडिंग पॉलिसी है, मतलब पेंडिंग पॉलिसी क्वेश्चंस जो हैं कि व्हाट इज़ द एफिकेसी ऑफ ईच वैक्सीन, और फिर हमने कुछ दिन पहले ये भी पढ़ा था कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी कितने दिन तक रहती है. सो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा. उसके बाद हमें कोवैक्सीन का सप्लाई जो है वो भी बढ़ाना पड़ेगा बहुत ही जल्दी से. देन द लास्ट वन इज़ कि जो हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है, मीन्स जो जिनको वैक्सीन अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है और जिनका सेकेंड डोज अभी पेंडिंग है, which are around 46 करोड़ doses are still required, उन्हें भी हमें पूरा करना पड़ेगा. Then the next and very important is कि that union and state government in India they should start making datas on clinical outcomes, testing, genomic sequencing and vaccination and this data should be made available in the public domain. The next is about the trade defense, about the anti-dumping duty. So friends, हमने कुछ दिन पहले कुछ इकोनॉमिक टर्म्स डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, व्हाई इट इज़ लेविड एंड व्हाट इज़ काउंटरवेलिंग ड्यूटी. तो हमने यहाँ पे जो एक टर्म यूज़ किया था पहले, इट वाज कॉल्ड एज नॉर्मल रेट्स. सो नॉर्मल रेट्स क्या होता है? ये वो रेट होता है जब कोई कंट्री दूसरे किसी कंट्री को जो रेट दे रही है या अपने डोमेस्टिक मार्केट में जो उसका प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल रेट. देन व्हाट इज़ कॉल्ड एज डंपिंग, अगर वही कंट्री किसी कंट्री ए को वो प्रोडक्ट सप्लाई करती है विच इज़ लोअर देन द नॉर्मल रेट, देन दैट इज़ कॉल्ड एज डंपिंग. द सेकेंड इज दैट व्हाट इज़ द ऑप्शन अवेलेबल विद द कंट्री ए टू प्रोटेक्ट इज डोमेस्टिक इंडस्ट्री. सो द ऑप्शन इज दैट इट शुड लिवाई द एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द प्रोडक्ट्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम दैट कंट्री टू कंट्री ए. नाउ इन दिस आर्टिकल it has been discussed that lately the Central Board of Indirect Taxes and Customs has notified the imposition of anti-dumping duty on 5 manufactured products from China after the investigation carried out by Director General of Trade Remedies, which said that these products are being dumped in the Indian market and they are hurting the Indian domestic countries. Hence, the CBIC levied the anti-dumping duty. अच्छा, चाइना के साथ हमारा एक प्रॉब्लम क्या है कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. वॉट इट, बट पास्ट में भी हमने देखा है कि ट्रेड डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं तो उससे कुछ खास असर नहीं पड़ता है. सो इन लॉन्ग टर्म वी शुड प्रमोट द आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री so that they can give tough competition to manufacturers in the world.
नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दी इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू। नाउ द इंडिया श्रीलंका फिशरमैन जो इशू है, इट इज़ इन द पार्क बे, ठीक है। तो यहाँ पे इशू क्या है इन शॉर्ट, ये दो इश्यूज हैं एक्चुअली। एक इशू तो ये है कि इंडियन फिशरमैन दे क्रॉस द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन एंड then they get caught by the Sri Lankan fishermen. Second क्या है, second is the use of mechanized trawler. Mechanized trawler का मतलब होता है कि मशीन रन शिप्स को यूज़ करना, और यहाँ पे जो होता है फिश का जो कैच होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे इशू क्या है कि अगर मैकेनाइज्ड ट्रॉलर अगर इंडियन फिशरमैन यूज़ करते हैं, ओके, इन द पार्क बे एरिया विच इज़ लाइक अ कॉमन फिशिंग एरिया फॉर द फिशरमैन ऑफ India and Sri Lanka both. So what happens that Sri Lankan fishermen they suffer loss. So this is one of the problem. So हमेशा से Sri Lankan fishermen they have maintained that normal boats should be used for fishing. If the mechanized trawler is used, then they are at the disadvantage. The first issue क्या है? It is about the international maritime boundary line. Now यहाँ पे अगर हम देखेंगे that why Park Bay is a very good fishing ground फॉर इंडिया एंड श्रीलंका बोथ, तो यहाँ पे जोग्राफी थोड़ा रोल प्ले करती है। अगर कोई भी सी बेड अगर शैलो है, फ्लैट है, ठीक है, तो दैट विल बी वेरी गुड फिशिंग एरिया। तो यहाँ पे जो पार्क बे है, यहाँ पे 580 स्पीशीज ऑफ फिश मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट कैलिमीर टू नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट, ओके, ऑफ रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। देन द सेकेंड इज़ कि जो यहाँ का वाटर है इट इज़ वेरी शैलो एंड द बेसिन इज़ वेरी फ्लैट, so this is very favorable ground for fishing. Second क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे हम हिस्ट्री को थोड़ा सा देखते हैं। ये 1970s की बात है, ठीक है, when there was a need for delimiting the boundary international maritime boundary line between India and Sri Lanka. Then in mid 1970s two agreements were signed between India and Sri Lanka, और जो international maritime boundary line है it was demarcated. जब ये डिमार्केशन हुआ तो एक जो आइलैंड है जो हमेशा डिस्प्यूट में चलता है विच इज़ कॉल्ड एज कच्छतीवु आइलैंड, इट बिकेम द पार्ट ऑफ श्रीलंका। नाउ अब इस इशू को रोका कैसे जाए, ठीक है। तो एक इशू ये होता है कि बॉटम ट्रॉलिंग जो होता है, मतलब मैकेनाइज्ड ट्रॉलर जो होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट करें डीप सी फिशिंग के साथ। तो अगर हम डीप सी फिशिंग को प्रमोट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ इससे क्या होगा कि मैकेनाइज्ड ट्रॉलर का यूज़ भी नहीं होगा। देन फिशरमैन जो हैं वो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन इसके लिए क्रॉस करते हैं फॉर गेटिंग मोर फिश, बट इफ़ दे फोकस ऑन डीप सी फिशिंग देन देयर इज़ नो नीड टू क्रॉसिंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। सेकेंड इज़ कि क्या डीप सी फिशिंग फार्मर्स क्या ऐसे ही फिशरमैन ऐसे ही प्रमोट करेंगे या ऐसे इसको अडॉप्ट करेंगे? नहीं, इसके लिए इन्हें सेंटर और स्टेट से सब्सिडी मिलनी चाहिए। उसके बाद देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी विच शुड फोकस ऑन प्रमोटिंग द सीवीड कल्टीवेशन, ओपन सीकेज कल्टीवेशन, सीवीड कल्टीवेशन प्रोसेसिंग एंड सी एंड ओशन रैंचिंग। अगर हम ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं देन देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ द नेशनल हेल्थ इंडेक्स। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि नेशनल हेल्थ इंडेक्स रिलीज़ किसने किसने किया है। तो पहली बात तो ये जो हेल्थ इंडेक्स है ये 2019-20 का आया है and it is released by Niti Aayog in collaboration with Ministry of Health and Family Welfare and World Bank. यहाँ पे जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स, दोज आर मटेरियल मोर्टेलिटी रेशियो, नियोनेटल, अंडर 5 मोर्टेलिटी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नेंस भी हो गया और की आउटकम्स भी हो गया और हेल्थ फैक्टर्स भी हो गया। सो आउट ऑफ दिस इफ़ यू विल जस्ट सी दैट केरला हैज़ परफॉर्म बेस्ट इन ओवरऑल एंड उत्तर प्रदेश इज़ एट द बॉटम। केरला का जो परफॉर्मेंस है वो मटेरियल मोर्टेलिटी रेशियो और अंडर 5 मोर्टेलिटी पैरामीटर्स में बहुत ही ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश इज़ एट द बॉटम, ओके, बट उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वो इम्प्रूव्ड हुआ है बाई 22%। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो अगेन विद अ डेली हिंदू एनालिसिस। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।